एक बार अगर सभी जुड़ गए हैं तो मुझे ऑनलाइन वाले कंफर्म करके बताएं कि क्या मैं आपको दिखाई दे पा रहा हूँ और क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। एक बार कंफर्म कर दे ताकि आज की इस क्लास को हम कंटिन्यू कर सके। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सभी जुड़ चुके हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में यस कर दीजिएगा ताकि आज के सेशन को, आज की इस क्लास को हम कंटिन्यू कर सके। बिल्कुल संगीता, राधे राधे। यस कर दो एक बार ताकि मुझे कंफर्म पता चल जाए, है ना। बिल्कुल सर, नमस्ते। चल, आज गेहूं से कंटिन्यू करते हैं क्योंकि लगभग अपन ने एक तो मक्का कंप्लीट कर लिया और उसके बाद जो कंप्लीट हुआ था वह कंप्लीट हुआ चावल। फिर आज गेहूं के बारे में कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको सीट वो नोट्स तो जिनके नहीं थे उस दिन तो मैंने दिलाई दिए थे, तो सीट के लगभग वो नोट्स तो है ही सही क्रॉप के आप सभी के पास। किसके पास नहीं है एक बार वो बता दो मुझे। आपके पास नहीं है क्या? आप पहली बार ही बैठे हो क्या? हाँ, पहली क्लास है अपनी? तो फिर सर ये नए बच्चे कैसे क्लास में? आप लोग आए नहीं थे, गाँव चले गए थे ना। तो करेंगे आपका भी भाई। चलो, अब देखो वीट के बारे में कंटिन्यू करेंगे। वीट मतलब गेहूं जानते हैं, आप सभी ने देखा हुआ है ना। वीट का पौधा कैसे होता है? पहला अपन परिचय। परिचय देखो, मैं आपसे बुला देता हूँ। वैसे तो बेसिक मैंने कराया था, उसमें आधी चीजें तो मैंने कंटिन्यू करवाई दी थी। आपको बताया था कि इसका वानस्पतिक नाम जो होता है वह क्या होता है बोलो? टिट्रिकम एस्टिव। टिट्रिकम एस्टिव। अगर मैं इसकी कुल की बात करूं कि इसका कुल क्या होता है, तो कुल जो होता है वह ग्रेमनी, और ग्रेमनी को ही कहा जाता है क्या? पोएसी, या इसी को कहा जाता है घास परिवार, क्योंकि एक ही बात है सभी का। गुणसूत्रों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो एक ट्रिक से मैंने याद कराया था, तो गुणसूत्रों की संख्या होती है इसकी टोटल कितनी? 42 यही होती है। अगर इसी का उल्टा पुल्टा कर देते हैं, 2 आगे और 4 पीछे, तो वो किसके हो जाते हैं? धान के हो जाते हैं। फिर अगर मैं बात करूं उत्पत्ति स्थान की, तो वीट मतलब डब्ल्यू आता है तो साउथ वेस्ट एशिया। साउथ मतलब होता है दक्षिणी, वेस्ट मतलब होता है पश्चिमी, और एशिया मतलब एशिया, तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया या साउथ वेस्ट एशिया। परंतु याद रखना है साउथ ईस्ट एशिया होता है चावल का, ये इतना सा अपने को याद रखना। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पुष्प क्रम की, तो पुष्प क्रम जो होता है हम जनरल वे में गेहूं की बाली कहते हैं उसे, तो स्पाइक कहा जाता है क्योंकि गेहूं में बालियां आती हैं, वही इसका पुष्प क्रम कहलाता है। तो अपन स्पाइक कह दो, बाली कह दो, है ना। इस प्रकार से अपन क्या कह सकते हैं इसका पुष्प क्रम। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि फल की, तो सभी ग्रेवनी परिवार का फल एक ही होता है, केरियोप्सिस। क्या होता है? केरियोप्सिस। जिस प्रकार सभी दलहनी फसलों का क्या होता है? पोड या फली। क्या होता है? पोड या फली। सिर्फ एक तो मूंगफली को छोड़कर, क्योंकि मूंगफली को कहते हैं लोमेंटम, एक इमली को छोड़कर इमली का भी होता है लोमेंटम, क्योंकि इमली भी लेग्यूमिनेसी परिवार की सदस्य है और मूंगफली भी लेग्यूमिनेसी परिवार की सदस्य है, परंतु उनका जो फली का स्ट्रक्चर होता है वो लोमेंटम होता है। टेमेरिन इंडिका इमली, इसका भी लोमेंटम होता है। बाकी सभी दलहनी परिवार का क्या होता है? पोड या फली। जैसे मटर की फली, गुआर फली, है ना, चवले की फली, फलियां कहते हैं तो पोड ही कहते हैं, और इन्हें कहा जाता है केरियोप्सिस। क्या कहा जाता है? केरियोप्सिस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि तना, ग्रेवनी परिवार का सारा तना जो कहलाता है वो कहलाता है कल्म। क्या कहलाता है? कल्म कहलाता है ग्रेवनी परिवार का सारा तना। बात करें अंकुरण के आधार पर, तो हमें पता है कि अंकुरण ग्रेवनी परिवार का हाइपोजियल होता है। हाइपोजियल और इपीजियल आपने पढ़ा होगा। इपीजियल माना कि अपन ने बीज डाला जमीन में और बीज सहित मतलब ऊपर आ गया, तो वो इपीजियल। इपी मतलब ऊपर, हाइपो मतलब नीचे, हाइपो मतलब धरती के नीचे, इपी मतलब धरती के ऊपर आना। तो बीज सहित अगर ऊपर आ गया कोटिलिडन, तो वह कहलाता है इपीजियल। और ये, अब इसका बीज तो कभी ऊपर आता ही नहीं है, तो ये हमेशा ग्रेवनी परिवार का क्या रहता है? हाइपोजियल। बात करें परागण की, तो हमने कहा था C3 और C4 पादपों में बांटा था, जिसमें मैंने कहा था C3 के अंदर सारे के सारे स्वपरागित होते हैं और C4 वाले परपरागित होते हैं, एक को छोड़कर, वह कौन है बोलो? ज्वार क्या होती है? बहुधा परपरागित, बाकी सारे। ऐसे कहा था। तो गेहूं स्वपरागण होता है, चावल स्वपरागण होता है, उसके अलावा जौ स्वपरागण और जई स्वपरागण। बाकी अपने जो क्या नाम है, गन्ना और बाजरा वगैरह, ये सब क्या होते हैं? परपरागण होते हैं। ऐसे देखो ये वानस्पतिक नाम बताओ, बोल के बताओ आप लोग, क्या होता है बोलो? बताओ कुल क्या होता है? उत्पत्ति का स्थान?
अब ये दक्षिणी पश्चिमी एशिया में खूब सारे देश आते हैं, क्योंकि देखो अगर मैं पूरे वर्ल्ड का माना कि एक प्रकार से एक ये ग्लोब है अपना, ये ग्लोब है, ये माना कि ये अपन ने एक प्रकार से ऐसे बना दिया। अब यहाँ पर हमने कहा है कि ये वाला ईस्ट मतलब पूर्वी दिशा, ये है वेस्ट, है ना, ये है नॉर्थ, और ये है क्या है साउथ, ये क्या है साउथ। हमारा जो भारत है ना लगभग इस डायरेक्शन में है, ये इस वाले डायरेक्शन में जो अपना आता है वो भारत आता है। तो इसने कहा है दक्षिण, दक्षिणी मतलब ये साउथ, और वेस्ट, वेस्ट मतलब ये सेंटर के इधर वाला नहीं है, ये इधर वाला ही वेस्ट है, क्योंकि ये इस वाले कोने से ये वाला वेस्ट वाला पार्ट है यहाँ पर। तो ये लगभग गेहूं का जो पार्ट है ना ये अपने अफगानिस्तान वगैरह, क्योंकि अपने को पता है अपने जस्ट पास में पाकिस्तान पड़ता है, पाकिस्तान के जस्ट ऊपर पड़ता है वो अफगानिस्तान वगैरह, टर्की वगैरह ऐसे देश पड़ते हैं। तो वो वाला जो क्षेत्र है ना भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मेडिटेरियन क्षेत्र, जैसे कि गोबी वर्गीय परिवार, सरसू वर्गीय परिवार, इन सभी का भी मेडिटेरियन क्षेत्र या भूमध्य सागरीय क्षेत्र होता है। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, बताओ गुणसूत्रों की संख्या कितनी, अगर इसका उल्टा पुल्टा करूंगा तो किसकी हो जाती है, बोलो धान की, किसकी हो जाती है, बताओ पुष्प क्रम क्या कहलाएगा, फल प्रकार कौन सा, बताओ ग्रेवनी परिवार का तना, बताओ अंकुरण प्रकार, बताओ परागण कौन सा, C3 वालों का सभी का क्या होगा, C3 वालों का क्या होगा, सभी 100। नेक्स्ट अब देखो कुछ चीजें, कुछ फैक्ट्स वगैरह। क्लेस्टोगेमी, क्लेस्टोगेमी और चेस्मोगेमी क्या होते हैं, पहले दो शब्दावली में आपको समझाता हूँ। क्लेस्टोगेमी का मतलब होता है अन्योन मिल्यता, हिंदी में क्या कहते हैं अन्योन मिल्यता, पर इंग्लिश में याद रखना क्लेस्टोगेमी, क्लेस्टोगेमी। क्लेस्टोगेमी का मतलब ये होता है कि माना कि ये कोई एक फूल है, माना कि ये क्या है एक फूल है, इस फूल का देखो कुछ पार्ट्स में यहाँ पे बना देता हूँ, है ना, ये एक फूल है और ये इसके परागकण वगैरह, ये स्ट्रक्चर है फ्लावर का। अब ये क्या है, ये फूल पूरा का पूरा क्या है एक प्रकार की संरचना से ढका हुआ रहता है, क्या रहता है, एक प्रकार की संरचना से क्या होता है ढका रहता है। अब ये एक बैरियर है, बैरियर मतलब अवरोध है, ये इसके पराग कण को कहीं भी बाहर नहीं जाने देगा, पराग कण यहीं पर रहेगा, और मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही के अंदर है, तो कभी भी मतलब मेल पार्ट कहीं बाहर नहीं जाएगा, तो इसमें हमेशा हमेशा और हमेशा क्या होगा, स्वपरागण ही होगा, पर परागण इसके अंदर नहीं होगा। क्लेस्टोगेमी वह होता है कि ऐसा फूल जो जीवन में कभी ओपन नहीं होता, खिलता नहीं है, क्लेस्टोगेमी कहलाता है, स्वपरागण होता है। चेस्मोगेमी के अंदर क्या होता है, तो चेस्मोगेमी के अंदर, चेस्मोगेमी के अंदर फूल क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, चेस्मोगेमी। याद रखना चांस मिलेगा तो खुल जाएगा, ऐसे याद रखेंगे, चेस का मतलब चांस याद रखेंगे, चांस मिलेगा तो खुल जाएगा, तो उसमें तो फूल खुल जाता है, उसमें तो पर परागण को क्या करता है, प्रेरित करता है, जबकि इसके अंदर क्या करता है, स्वपरागण को मतलब ऑटो पोलिनेशन। तो याद रखना क्लेस्टोगेमी के अंदर कभी भी फूल क्या होता है, ओपन नहीं होता, तो हमेशा क्या होने वाला है, स्वपरागण। तो देखो पहली लाइन क्या है, क्लेस्टोगेमी गेहूं और जौ में पाई जाती है, जिससे पुष्प क्रम क्या होता है बंद, और इसमें हमेशा क्या होता है, स्वपरागण, क्या होता है, स्वपरागण। प्रोटीन की मात्रा मैंने एक साथ ही लिखा दी है कि गेहूं में खूब सारी प्रोटीन होती है, ग्लूटेन प्रोटीन होती है, ग्लूटेन प्रोटीन के कारण याद रखना, आज से जीवन में कभी भी कोई भी आपसे पूछे कि गेहूं की चपाती फूलने का मुख्य कारण क्या होता है, तो ग्लूटेन प्रोटीन के कारण गेहूं की चपाती क्या होती है, फूल जाती है। प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, लगभग 12 से 14% क्या होती है, इसमें ग्लूटेन प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, तो ये हमेशा अपने को याद रखना है। तो देखो 12 से 14% अनाज वाली फसलों में क्या होती है, सर्वाधिक ग्लूटेन प्रोटीन की मात्रा किसके अंदर होती है, इसमें। वसा या तेल की मात्रा लगभग अप्रोक्स टेबल बना दी है मैंने आपके, वो सबसे बढ़िया है, उसी को याद कर लेना, क्योंकि उसमें हाईएस्ट और लोवेस्ट सबसे अच्छे बना दिए, ज्यादा कोई माथा पच्ची करना मत, क्योंकि जो काम के ना वो सारे के सारे मैंने आपको लिखा दिए, तो काम की चीजें वो टेबल में याद कर लेना। फिर देखो अपन ने चावल में मैंने लिखाया था कि अनाज वाली फसलों में सभी के अंदर 3 पुंकेसर मतलब नर भाग जो होते हैं उन्हें कहते हैं पुंकेसर। जैसा कि ये फोटो अपन ने बनाया ना, ये वाला जो भाग कहलाता है ना, ये वाला भाग कहलाता है पुंकेसर, क्या कहलाता है, पुंकेसर। और ये वाला जो भाग कहलाता है ये पूरा का पूरा मादा भाग है, जैसे ये यहाँ पर आ जाता है अंडा से, और ये वाला जो भाग आ जाता है ये आ जाता है क्या, बीजांड, और ये वर्तिका और वर्तिकाग्र, ऐसे हो जाते हैं। तो ये वाले भाग, तो ये पुंकेसर की जो टोटल संख्या होती है ना ग्रेवनी परिवार में, वह टोटली कितनी होती है, केवल और केवल 3 होती, परंतु एक अपवाद है याद रखना, और वो जो अपवाद है वह है कौन, चावल। क्या याद रखना, चावल। हमें पता है च के बाद छ आता है,
छह है ना, 12 कड़ी पड़ी है ना, च के बाद क्या आता है छह, तो छह याद रखोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 6 किसके अंदर होते हैं, चावल के अंदर। तो पूरे ग्रेमनी परिवार में कितने होते हैं टोटली, 3, जबकि अपने धान या चावल के अंदर कितने होते हैं टोटल, तो वह होते हैं 6। चल अब देखो, गेहूं की प्रोटीन को ग्लूटीन प्रोटीन कहा जाता है, गेहूं की प्रोटीन को क्या कहा जाता है, ग्लूटीन प्रोटीन। इसी के कारण इसका उपयोग कहां पर किया जाता है बोलो, बेकरी उत्पाद में, मतलब बेकरी इंडस्ट्री के अंदर जो भी केक वगैरह इंडस्ट्री वगैरह, ब्रेड बनाने के लिए मुख्यतः, क्योंकि ब्रेड भी फूला हुआ रहता है, फूलने का कारण यही होता है, गेहूं की रोटी या चपाती फूलने का कारण ये होता है, तो इसी कारण क्या होता है, इसका उपयोग कहां लेते हैं, बेकरी उत्पाद बनाने। फिर देखो BWBR, एक्चुअल में इसका नाम BWBR नहीं कहते, इसे कहते हैं इंडियन। हाँ भाई, बेकरी मतलब अपने केक, जैसे किसी का भी बर्थडे वगैरह के केक खरीदने जाते हैं तो बेकरी पे तो जाते हैं। बेकरी मतलब जहां पर क्या है, प्रोडक्ट बनते हैं, किसी भी चीज को मतलब अपन क्या करते हैं, किण्वन करके फुला देते हैं, वो अलग कहलाता है बेकरी। मतलब क्योंकि बिस्किट, केक, केक क्या है, मतलब किण्वित करके, हाँ मतलब, चलो तो देखो, इसका जो नाम है वह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले, व्हीट मतलब गेहूं, बार्ले मतलब क्या होता है, जो। तो देखो ये है अनुसंधान संस्थान है, जिसे पहले कहा जाता था BWBR। बी से तो बोर्ड कर देते थे, डब्ल्यू मतलब वीट होता है, बी का मतलब बार्ले और आर का मतलब रिसर्च। पर हालांकि अभी जो कहते हैं वो कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट, क्या कहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च कहां पर है, तो हरियाणा, हरियाणा में एक जगह पड़ती है, कहां पर, करनाल। करनाल का 2-3 इंस्टीट्यूट याद रखना, देखो बड़े काम के हैं, 2 इंस्टीट्यूट बड़े इंपोर्टेंट है, एक तो है NDRI, क्या है NDRI, और एक है NDDB। ये बड़े इंस्टीट्यूट काम के हैं, याद रखना, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये जो है यह पड़ता है आनंद के अंदर, और आनंद कहाँ पड़ता है, गुजरात में, और ये जो पड़ता है ये पड़ता है करनाल में, और करनाल में कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। और सेंट्रल सोइल सेलेनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी करनाल हरियाणा के अंदर है। तो ये 2-3 कंसेप्ट याद रखना कि सेंट्रल सोइल सेलेनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वह भी करनाल हरियाणा के अंदर पड़ता है, और अपना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च इंस्टीट्यूट वाला भी कहाँ पड़ता है, तो वो पड़ता है करनाल या हरियाणा के अंदर। चल फिर देखो, सर्वाधिक मशीनीकरण इंडेक्स, मशीनीकरण सूचकांक या इंडेक्स का मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा कटाई और बुआई के समय सबसे ज्यादा मशीन काम इसी में आती है। पर यूं कहते हैं, देखो अच्छी बात तो ये कि लगभग चावल में भी इसकी बराबरी है, परंतु हाँ यूं कहते हैं कि इससे थोड़ी सी कम है। चावल में भी सबसे ज्यादा, जैसे बुआई के लिए ट्रैक्टर कितने काम आ रहे हैं, पहले अपन ने खेत की हकाई के लिए काम किया, फिर उसके बाद अपन ने उसको क्या नाम है, उसको बराबर किया, प्लेन किया, फिर वो पलटा लगाने के बाद उसमें अपन ने सीड की बुआई करी, बुआई करने के बाद अपन ने जो खरपतवार के लिए जो भी पावर टिलर वगैरह ऐसे चीजें काम में ली, ऐसे कई सारे, फिर कटाई के लिए थ्रेसर वगैरह काम में लिए, तो टोटल मशीन कितने काम में आ रही है, सबसे ज्यादा मशीनीकरण का काम किसके अंदर होता है, तो कहते हैं गेहूं के अंदर। पर हालांकि किताबों में तो ये भी लिखा हुआ है कि हाँ चावल में भी गेहूं के बराबर ही काम आते हैं। तो लगभग कहते हैं कि गेहूं में सर्वाधिक होता है और चावल भी लगभग इसके क्या है, समतुल्य है, मतलब बराबर ही काम आता है। तो सर्वाधिक मशीनीकरण सूचकांक किसका है बोलो, गेहूं का, मतलब सबसे ज्यादा मशीन काम आएगी गेहूं के अंदर। फिर देखो हरित क्रांति के बारे में तो एक बेसिक सा कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं। देखो कुछ याद रखना कि पहले क्या है, जैसे हम जानते हैं कि 1947 15 अगस्त 1947 को हम जानते हैं कि हमारा भारत क्या हुआ था, आजाद हुआ था। आजादी के पहले हम मतलब अंग्रेजों के गुलाम थे, इंपीरियल हुआ करते थे हम, क्योंकि हमारी क्या है आजादी नहीं थी। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जब हम आजाद हुए तो आजाद होने के बाद क्या है, भारत में क्या है, प्रत्येक लोगों के लिए लोग सोचने लगे, क्योंकि हमें तो लूट लिया गया था, हमें कहा जाता था सोने की चिड़िया, और सोने की चिड़िया को लूट कर लगभग पूरे मतलब अंग्रेज लोग ले गए थे। तो अब क्या है, अब खाने के अनाज तक नहीं था, मतलब एक भूखमरी सी फैल गई थी, क्योंकि माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण के शिकारी बढ़ गए थे, मानव को खाने के लिए अनाज नहीं था। क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, कभी आप अपने दादा दादी नाना नानी के पास बैठे होंगे, अभी अक्सर आप उनसे पूछना, क्योंकि अभी खरीफ का सीजन, बरसात का सीजन चल रहा है, और अपने गांव में अपन जानते हैं मतलब बुआई का टाइम है अच्छे खासे से।
पहले क्या हुआ करते थे, गेहूं और चावल की जो साइज हुआ करती थी ना, वो हुआ करती थी बड़ी लंबी और बड़ी चौड़ी हुआ करती थी, क्योंकि गेहूं और चावल हुआ करते थे बड़े लंबे और बड़े चौड़े। परंतु इनके आकार तो मतलब इनका आकार इन द सेंस वानस्पतिक वृद्धि तो क्या थी, अधिक थी, परंतु इनका उत्पादन क्या हुआ करता था, उत्पादन हुआ करता था कम। पहले गेहूं मतलब अपने बराबर हुआ करते थे, आज गेहूं हमारे कमर तक है ना। तो क्या हुए थे 1946 19 जो 1966 1966 1967 दो व्यक्ति थे, जिनमें एक थे भारत के व्यक्ति और एक थे विश्व के व्यक्ति। इन दोनों ने मिलकर वास्तव में मतलब इतना तगड़ा काम किया कि जिसको अपना पूरा भारत या फिर पूरी दुनिया नहीं बुला सकती, क्योंकि उन्हीं की देन है कि आज हम खाना खा पा रहे, दोनों टाइम हम बराबर मतलब रोटी और चावल खा पा रहे। तो देखो भारत के थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन और एक थे डॉक्टर नॉर्मल अर्नेस्ट बोरलो। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अनाज वाले क्षेत्र में, और अनाज वाले मतलब धान फसलें इन द सेंस का मतलब होता है कि गेहूं और चावल क्या होती है, गेहूं प्लस चावल के अंदर इन्होंने काम किया। इन्होंने काम क्या किया कि इनकी वानस्पतिक वृद्धि को क्या किया, कम किया। वानस्पतिक वृद्धि को क्या किया, कम किया, और उत्पादन क्या किया, इन्होंने बढ़ा दिया। उत्पादन क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो इनमें इन्होंने बोने जीन को काम में लिया। किसको काम में लिया, बोना जीन। बोना जीन याद रखना, गेहूं के अंदर जो काम में लिया था वह था नोरिन 10। कौन सा, नोरिन 10 है ना। और चावल जो था, चावल का था DG वू जीन। क्या था, DG वू जीन काम में लिया। और इनसे किस्में बनाई, वही हरित क्रांति में काम आई। और हरित क्रांति में अब क्या हुआ, अब जो पौधा हो गया ना, पौधा हो गया छोटा। क्या हो गया, पौधा हो गया छोटा, परंतु उत्पादन हो गया मोटा। पौधा हो गया छोटा और उत्पादन हो गया मोटा। जैसे बड़ा शरीर होगा तो खाना पानी ज्यादा चाहिए होगा, छोटा शरीर होगा तो खाना पानी क्या होगा, कम चाहिए होगा। अब मोटा आदमी काम करने की तो क्षमता कम होता है, जबकि एक पतला व्यक्ति अच्छे से काम कर सकता है। तो ये वाला कंसेप्ट याद रखना 1966 1967। परंतु इन्होंने जो ये किया था, हमारे भारत में सर्वाधिक ये जो प्रभाव देखने को मिला वह मिला पंजाब और हरियाणा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक उद्देश्य पूरा किया, उद्देश्य जो था हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोडक्शन। तो याद रखना हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, HYVP। हाई मतलब अधिक, यील्ड मतलब उपज, वैरायटी मतलब उन्नत किस्में, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, मतलब अधिक उत्पादन देने वाली उन्नत किस्मों का विकास किया। पर इन्होंने एक गलती करी जो हम कभी करते नहीं है। एक्चुअल में उस टाइम इन्होंने खाद उर्वरक का खूब ज्यादा प्रयोग किया। ये जो फर्टिलाइजर का जो अभी प्रयोग कर रहे हैं ना, आज पंजाब के हरियाणा के व्यक्ति उनके गेहूं मतलब उनके जमीन के उगे हुए गेहूं कभी नहीं खाते। उनके लिए वो याद रखना, कोई भी गंगानगर हनुमानगढ़ का हो तो वो बड़े अच्छे से बता पाएगा, जो वो उत्पादन के हिसाब से जो गेहूं उगाते ना, वो उसे कभी नहीं खाते। वह उनके लिए जमीन अलग छोड़ते और उसके खुद का खाने के लिए उत्पादन अलग करते। देख लेना आप कभी उस एरिया में जाते। क्यों, कारण ये है क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने जमीन को इतनी बंजर कर दिया ना। हमने कहा था ना कि सोयल हेल्थ कार्ड, हम जानते हैं कि स्वस्थ दरा खेत श्री गंगानगर में जो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2015 में मतलब स्वस्थ दरा खेत से स्वस्थ वो सोयल हेल्थ कार्ड, मतलब सोयल का मतलब मृदा, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की स्थापना की गई थी। तब से देखा गया है कि मृदा हो चुकी है बंजर, मतलब जमीन में कुछ नहीं बचा। जमीन में मतलब आप खाद डालो उत्पादन लो, जमीन में कुछ भी नहीं है उसकी ऑर्गेनिक कैपेसिटी। पहले अपन देखते थे बरसात आते पहले कितने केचुए, कितने गंडोले बाहर आ जाते थे, कितने केचुए आते। आज देखो, आज के केचुए नजर आते ही जाते हैं। हकीकत में केचुए नजर नहीं आते। पहले घर घर की दहलीज पे चढ़ते थे जैसे बरसात आती थी। आज वो केचुए नजर नहीं आते। कारण है कि हमने क्या उत्पादन तो बढ़ा दिया, परंतु बेनिफिशियल फर्टिलाइजर मतलब बेनिफिशियल सारी चीजें हटा चुके हैं हम। वो सारी की सारी जो जैव उर्वरता हमारी थी ना, वो सारी खत्म कर चुके। चलो आवाज तेज करो सब, है ना, चेक करो। तो ये चीज बड़े अच्छे से समझना। तो याद रखना, इन्होंने इसमें कई सारे कंसेप्ट बता सकता हूँ। इन्होंने इसे सदाबहार क्रांति कहा। क्या कहा, सदाबहार क्रांति किन्होंने कहा, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने। हरित क्रांति शब्द जो दिया था डॉक्टर क्या नाम थे, गोड, विलियम गोड। कौन थे, विलियम गोड नाम के व्यक्ति थे। उन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था हरित क्रांति या फिर ग्रेट रिवोल्यूशन, याद रखना। और उस टाइम पे जो क्या नाम है वो थे कृषि मंत्री C सुब्रमण्यम, याद रख लेना इनका नाम। कि उस टाइम पे जो कृषि मंत्री हुआ करते थे वो अभी के टाइम पे अपने राजस्थान के कौन है बताओ, किरोड़ी लाल जी, वही है। चल अब देखो सर्वाधिक मशीनीकरण सूचकांक किसका है बोलो,
गेहूं का। हरित क्रांति के समय बताओ भारत के कृषि मंत्री कौन थे? सी सुब्रमण्यम। और मैक्सिकन बोना गेहूं बताओ किन्होंने डेवलप किया था? डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। कहां से लाए थे? मैक्सिको से भारत लाए थे। एक इंस्टीट्यूट है सिमिट, क्या है? सिमिट। सिमिट कहां पर है? तो सिमिट है मैक्सिको में। कहां पर है बोलो? मैक्सिको में। चलो फिर देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं गेहूं का वर्गीकरण। क्या आते हैं? गेहूं का वर्गीकरण। देखो एक याद रखना, माँ दीदी और स्वयं। माँ दीदी और पापा क्या कर रहे हो? देखो माँ दीदी और स्वयं याद रखना। एम, एम का मतलब मोनोकोकम, मोनोकोकम, कोकम। एंजिलोफस, डाइकोकम ड्यूरम, डाइकोकम ड्यूरम, ड्यूरम। और स्पेरो कोकम भी कह सकते हैं इसको वैसे तो। और वल्गियर और एस्टिमम, एस्टिमम। अब देखो ये गेहूं की प्रजातियां मैंने लिखी है, कैसे क्या याद करेंगे? माँ, पहले अपने को पता है कि बड़ी बड़ी कौन होती है? माँ। फिर होती है छोटी दीदी, फिर सबसे छोटे अपन स्वयं। याद रखेंगे सबसे बड़े। पर अपने को याद रखना है कि इस सीक्वेंस में बढ़ते हुए चलना है। इधर याद रखना है ये सारी प्रजातियां हैं द्विगुणित। कैसी है? द्विगुणित। ये वाली प्रजातियां हैं चतुर्गुणित। कैसी है? चतुर्थ गुणित। और ये वाली जो प्रजातियां है ये कैसी है? षट गुणित। कैसी है? षट गुणित। हमें पता है कि गेहूं के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 6x बराबर 42 होते हैं। ये याद रख, याद रख। अब देखो x बराबर कितने हुए? तो अपने को पता है कि x बराबर 42 बराबर क्या हो जाएंगे? 6। बताओ कितने होंगे? 7। ये होंगे, 7 ही होंगे। अब 2n का मतलब 2n बराबर 2x बराबर अगर पूछोगे तो इसका जस्ट डबल कर लो, 7 पे कितना हो जाएगा? 14। तो इसके अंदर द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 14। ये चतुर्गुणित है तो इसके अंदर कितनी होगी? 28। और इसके अंदर कितनी होगी बोलो? 42। कितनी होगी? 42। अब देखो अभी पहले इधर पढ़ते हैं, फिर मैं आपको ये बताता हूँ सारी की सारी चीज। ये गेहूं का वर्गीकरण। गेहूं एक एलो टेट्रा, एलो हेक्साप्लोइड, एलो हेक्सोप्लाइड। और एलो और ओटो दो शब्द होते हैं, वो भी बताता हूं कि एलो का मतलब क्या होता है। एक तो होता है एलो और एक होता है ओटो। ओटो, एलो का मतलब दो अलग अलग। अपन ने कहा था कि पहला जो होता है, पहला होता है वंश का। क्या होता है? वंश का। और दूसरा क्या होता है? जाति का। अगर देखो अलग अलग वंश से मिलकर बनते हैं ना वो एलो है, और एक ही वंश से मिलकर बनते हैं वो ओटो है। अलग अलग वंश होगा तो क्या होगा? एलो। और अलग और एक ही होगा, ओटो का मतलब एक ही और एलो का मतलब अलग अलग। देखो वापस समझ में आएगा। पहला है जैसे ये एलो पोलिप्लोइड है, एम्फी डिप्लोइड भी कहते हैं। टिट्रिकम एस्टिवम, टिट्रिकम एस्टिवम हम जानते हैं कि जो हम गेहूं काम में लेते हैं षट गुणित गेहूं, उसे कहते हैं मैक्सिकन बोना गेहूं। क्या कहते हैं इसे? मैक्सिकन बोना गेहूं कहते हैं, जिसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 42। और गुणसूत्रों की संख्या 42 है मतलब कैसा है? हेक्साप्लोइड। कैसा है? हेक्साप्लोइड। हमें पता है दुनिया में सबसे ज्यादा या भारत में सबसे ज्यादा काम में आने वाला, लगभग कहते हैं कि 80 से 85%, 82% के सर्वाधिक जो सबसे ज्यादा काम में लेते हैं ना, वो काम में कौन सा आता है बोलो? टिट्रिकम एस्टिवम। तो लगभग देखो 82, 85, 87% सबसे ज्यादा क्षेत्रफल ऐसा है। अलग अलग किताबों में अलग अलग, पर अपन ने अपनी किताब का मान लिया जो अपने सबसे ज्यादा रेफरेंस आती है। तो लगभग एवरेज कभी पूछ ले तो 80 से 85% के आसपास। रेंज पूछे तो क्या है? 80 से 85% के आसपास सर्वाधिक मैक्सिकन बोना गेहूं। एग्जैक्ट पूछे तो 87% के आसपास क्या होता है? मैक्सिकन बोना गेहूं काम में लेते हैं, सर्वाधिक क्षेत्रफल उगाने के अंदर काम में आता है। इसका उपयोग अपने को पता है कि भारत में और दुनिया में सबसे ज्यादा काम में किसमें आता है? रोटी बनाने में, चपाती बनाने में काम आता है। और रोटी में जो सुगंध आती है वो जीनोम डी के कारण, एक याद रखना एक शब्दावली है कि रोटी में जो वो हल्की सी महक आती है ना, जिस प्रकार के अपन जैसे वो भाप भरी होती है, उस भाप को फोड़ते हैं तो एक अजीब सी खुशबू आती है अपने को, वो आती है जीनोम डी के कारण। किसके कारण है? जीनोम डी के कारण। फिर देखो टिट्रिकम ड्यूरम। अब ड्यूरम का मतलब अपने को पता है दीदी, माँ दीदी और स्वयं। दीदी मतलब ये आ जाएगा कौन सा? चतुर्गुणित। मतलब गुणसूत्रों की संख्या कितनी आ जाएगी? तो 14, 28 और 42। अपने को ये पता है। तो देखो ये टिट्रिकम ड्यूरम मैक्रोनी गेहूं करते हैं और गुणसूत्रों की संख्या कितनी आ गई? 28। और कैसा आ जाता है बोलो? टेट्राफ्लोइड।
ये ऐसे याद हो जाए। फिर देखो भारत में इसका क्षेत्रफल लगभग कमी है, कितना है 12%, और यह शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयोगी है क्योंकि इसको जल की मात्रा मतलब सिंचाई की आवश्यकता क्या होती है, कम होती है। हम कह सकते हैं कि ये जल के प्रति मतलब प्रतिरोधी है, मतलब इसको जल की ज्यादा जरूरत नहीं होती, इसीलिए ये ड्यूरम या मैक्रोनी गेहूं शुष्क क्षेत्रों में सर्वाधिक उगाया जाता है। फिर देखो इसका उपयोग कहाँ करते हैं बोलो, सूजी बनाने में और सेवी वगैरह बनाने में, मतलब सूजी सेवैया वगैरह जो बनाते हैं ना वे इसी से बनाई जाती है, सूजी को कहते हैं साउथ इंडिया में ज्यादातर काम में लेते हैं। फिर देखो फिर नेक्स्ट आता है टिट्रिकम डाइकोकम, ड्यूरम और डाइकोकम दीदी, अपन ने क्या कहा था, कोकम स्पेरोकोकम एम ए, ये तो कैसे हैं, ये है द्विगुणित, ठीक है। और अपन ने कहा था माँ दीदी, दीदी का मतलब कौन सा हो गया 4x, और स्वयं के अंदर क्या आ जाएंगे बोलो, तो ये आ जाएंगे षटगुणित, अपने को तो ऐसे आ जाए। मोनोकोकम और एंजिलोफस, ये डाइकोकम और ड्यूरम, और ये हो जाएगा एक तो स्पेरोकम और वल्गियर और एक एस्टिवम, ये 6 के 6 हो जाते हैं। फिर देखो डाइकोकम इमर गेहूं है और इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है 28, अपन ने बता ही दिया आपको, ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए। देखो कि अपने गेहूं के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है 42, परंतु हमारा एलो हेक्साप्लोइड है, गेहूं कैसा है एलो हेक्साप्लोइड, मतलब 2n बराबर 6x बराबर 42 है, तो x बराबर कितने होंगे, तो 42 बटा 7, 42 बटा 6, 6 करोगे तो यहाँ पे काटोगे तो कितने बच जाएंगे 7। अब देखो 2n बराबर 2x लाओगे तो 2x करोगे तो मतलब 7 को 2 से गुणा करो तो कितने आ जाएंगे बोलो 14, 14 आ जाएंगे यहाँ पर 14। अब यहाँ पर 4x करोगे, 4x करोगे तो 7 को 4 से गुणा करोगे तो कितने आ जाएंगे बोलो 28, और यहाँ पर अगर यहाँ पर 6x करोगे तो 7 को 6 से गुणा करोगे तो कितने आ जाएंगे 42। इतना तो अपने को याद रख। जिस प्रकार अपना आलू जो होता है वो 48 होता है, पर वो कैसा है, वो 2n बराबर 4x बराबर 48 है। फ्रेंच गेंदा है वो कैसा है, ये भी यही। अपना शक्करकंद होता है वो हेक्साप्लोइड होता है। तो ये तो गुणिता अपने को याद रखनी पड़ेगी कि गुणिता स्वतः भी हो सकती है और कृत्रिम भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि मतलब कभी कभी तो कुछ चीजें जैसे केला, केला त्रिगुणित ही संभव है। आपने कभी अमेजोन वर्षा वनों में जाओगे, कभी बड़े बड़े जंगलों में, वो केला अपन खा नहीं सकते, बीज निकलते हैं मोटे मोटे, बंदर खाते, स्वाद एकदम बिल्कुल कड़वा, क्या वो खाने के काम में आते नहीं, क्योंकि जो हम काम में लेते हैं वो सारे के सारे कैसे त्रिगुणित। तो ऐसे जो कुछ चीजें हैं ना वो हमेशा ऐसे संभव है। तो देखो याद रखना कि भारत में इसका क्षेत्रफल कितना है, केवल और केवल 1% है। किसका है, तो टिट्रिकम डाइकोकम, किसका है टिट्रिकम डाइकोकम। और इसकी खेती कहाँ करते हैं, देखो साउथ इंडिया में, और उपमा वगैरह बनाते हैं। उपमा वगैरह अपन जानते हैं नॉर्मली कि उपमा बढ़िया बनता है, ऐसा नहीं कि और चीजों का नहीं बना सकते, उपमा बना सकते हैं और चीजों का भी। क्या कह रहे हो, उपमा बना सकते हैं और चीजों का, परंतु सर्वाधिक कहाँ उगाते हैं ये साउथ इंडिया में, और उपमा क्या बनता है सबसे अच्छा बनता है। टिट्रिकम मोनोकोकम 2n बराबर कितने हो जाते हैं बोलो 14, डिप्लॉइड है। और देखो टिट्रिकम स्पेरोकोकम, यह भारतीय बोना गेहूं है, पुराना गेहूं जो है वह क्या होता है, यही क्या हो गया दादा ऑनलाइन वालों, आवाज नहीं आ रही क्या। देखो मैं बताता हूँ, ये लिखने का कह रहे हैं ऑनलाइन वालों, मैंने आपके ऑनलाइन सर को कह दिया है, वैसे उन्होंने डाल भी दिया होगा, और डालने के बाद आपके वो क्या नाम है डाउनलोड का ऑप्शन दिला दिया मैंने। तो आपके ये टोटल पेज जो है वो निकाल लेना आप, इनको लिखने का नहीं है इसलिए क्योंकि सर ने भी कहा है कि कम क्लासों में, क्योंकि बाकी तो मैंने आपको लगभग लिखा के कराया, इसलिए सर का भी यूं कहा था कि उन्होंने कम क्लासों को जितनी क्लासेस का था उसके अंदर तो मेरे भाई एक ही काम कर सकता हूँ, मैं इसी से करा सकता हूँ। अगर लिखा के कराऊंगा ना मैं दोस्त, तो लिखाने का स्पीड तो मैंने आपको बता ही दिया था कि नॉर्मली स्पीड चल ही रही थी अपनी अच्छी खासी। आप सभी को मैंने लगभग पीडीएफ और नोट्स अवेलेबल करवा दिए। ऑनलाइन में यह है कि ऑनलाइन में मैं आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिला सकता हूँ, तो आप डाउनलोड करवा देना, अनाउंसमेंट में डला दूंगा मैं आपके, है ना। तो इतना सा घबराओ मत, लिखने की माथा पच्ची मत करो, वो निकाल कर आप रीड कर लेना, इतना सा याद रखना, ठीक है मेरे भाई। चल फिर देखो टिट्रिकम मोनोकोकम, ये 2n बराबर 14 हो गया। फिर स्पेरोकोकम ये कौन सा है, अब मैं आपको बताऊं कि स्पेरोकोकम कौन सा आएगा बोलो, तो स्पेरोकोकम कौन सा आएगा हेक्साफ्लोराइड, तो यहाँ लिख लो आप 6x, यहाँ के नहीं लिखे। अब वापस से यही चीज मैं यहाँ पर समझाता हूँ, एक ही चीज याद रखनी है कि सबसे बड़ी घर में कौन होती है, माँ। फिर उस माँ के बाद कौन आएंगे, दीदी, फिर हम स्वयं, मतलब स्वयं क्या है सबसे छोटे। जैसे माँ,
अब चेक करो रे ऑनलाइन वालों, अब चेक करो। हाँ हाँ हम्म, अब देखो आ रही है क्या आवाज? अब आवाज आ रही है क्या? चलो अब देखो कहाँ पे आते हैं अपन। माँ दीदी और स्वयं। हाँ लाइट कौन सी वाली? दादा टीवी बंद कर। ठीक है ये ठीक है। चलो माँ दीदी और स्वयं। अब याद कि टिट्रिकम कोकम और टिट्रिकम ड्यूरम, अगर आप पूछिए तो क्या बता सकते हैं आप? अगर आपसे पूछे कि टिट्रिकम मोनो गुणित 2n बराबर बराबर कितने आ जाएंगे? 40। याद रखना 2n बराबर 4x बराबर कितने आ जाएंगे बोलो? 4 कितने? वो 14 है तो ये कितने आ जाएंगे? 28। अब देखो फिर अगर आपसे पूछे कि टिट्रिकम स्पेरोकोकम, टिट्रिकम वल्गेर और टिट्रिकम एस्टिवम, बताओ गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो कितनी बताओगे? बस तीन से याद करा, मतलब ज्यादा मतलब। एक क्वेश्चन और याद, एक क्वेश्चन क्या याद रखोगे कि भारत में सर्वाधिक उगाया जाने वाला गेहूं कौन सा है? टिट्रिकम एस्टिवम। लगभग पूछे तो अप्रोक्स याद रखना कि 85 से 83% के आसपास ये उगाया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा काम में आता है। इतना से याद रखना। फिर देखो नेक्स्ट चले। नेक्स्ट अगला जो आता है वो आती है जलवायु एवं मृदा। क्या आती है बोलो? जलवायु एवं मृदा। जलवायु एवं मृदा मैं आपको याद करवाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनो, वापस से याद आ जाए। हमें पता है कि मुख्यतः दो फसलें खरीफ और रबी। रबी की आएगी गेहूं, हमने एक साथ ही लिख लिया कि गेहूं कौन सी है? रबी की। हमने कहा था कि रबी के टाइम क्या होती है? रबी के टाइम होती है सर्दियां। रबी के टाइम पे क्या होती है? सर्दियां। तो रबी के टाइम पे सर्दियां। तो दो प्रकार के तापमान मैंने आपको याद कराए थे, वापिस से याद रखो कि एक तो है खरीफ के और एक क्या है बोलो? रबी का तापमान। क्या आपको याद है कि तीन प्रकार के तापमान मैंने यहाँ पे लिखे थे? पहला जो लिखा था वह लिखा था कैसा? अंकुरण का। फिर मैंने कहा था दूसरा कौन सा आ जाएगा बोलो? वृद्धि एवं विकास का। और तीसरा जो तापमान आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा बोलो? परिपक्वन का। किसका आ जाएगा? परिपक्व। गेहूं कौन सी ऋतु की है? तो गेहूं हमने कह रखा है कि गेहूं कौन सी ऋतु की होती है बोलो? रबी की। चावल कौन सा होता है बोलो? तो चावल है, हमें पता है कि चावल कौन सा है? खरीफ का। मक्का कौन सा है बोलो? मक्का है कौन सा? खरीफ का। फिर मक्का के तापमान अपवाद थे तो मैंने स्टार करवाया था वहां पर। अब तापमान को आपको ऐसे याद कराया था कि याद रखना पहला तो कौन सा? 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर याद रखना 25 से 30। फिर याद रखना कितना? 20 से 25। अब इसको उठाकर कहां पटक देना है? यहाँ पर। ये 20 से लेकर कितना हो गया? 25। फिर कर देना 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर बढ़ा देना है यहाँ पर, क्योंकि इतना कम नहीं जाता यहाँ पर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गेहूं के अंकुरण के लिए तापमान आप कहोगे 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं आपसे पूछना चाहता हूं गेहूं के परिपक्वन के लिए तापमान 20 से 25। अब इसमें 23 से 25 अगर यहाँ पूछ लेगा तो कोई दिक्कत है क्या? क्या 20 से 25 के बीच में नहीं आता क्या? तो सेम यही वाला कंसेप्ट देखो यहाँ पर कि अपने सोइल और सोइल क्लाइमेट में कहा गया? ये रहा कि देखो अगर इसके तापमान के लिए कि अंकुरण के लिए तापमान, अंकुरण के लिए तापमान बताओ मुझे कितना है बोलो? अंकुरण के लिए तापमान 20 से 25। तो बताओ ये यहाँ पर क्या लिख रखा है? 20 से 25। फिर इसके बाद अगर इन्होंने पूछा कि अंकुरण के बाद परिपक्वन 20 से 25 के बीच में क्या 23 से 25 नहीं आता है क्या? तो परिपक्वन के लिए तापमान कितना? 23 से 25 डिग्री। मतलब सीधा सा एक कहा गया तापमान। ये कहां लिखा दिया? मक्का में अपन ने लिखाया था ताकि कंसेप्ट क्लियर आपको। मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। गन्ना C4 है, गेहूं जो जय और चावल ये कैसे है? C3। कि देखो अगर आपने पहली क्लास से अगर नहीं ले तो बीच में लेनी पड़ेगा, क्योंकि मैंने कई सारी करवा दी। बेसिक इन द सेंस 3-4 दिन बेसिक कराया करा दिया, बार तो सी बार बार तो एलडीपी एसडीपी बताऊंगा, क्योंकि एक ही चीज को लेके थोड़ी चल सकते हैं, सभी का देखना पड़ता है। आप नए हो इसका मतलब वो कैसी हो छोटे वाली
अंक गेहूं, सूरजमुखी, तंबाकू और कॉटन कपास, ये जो होती है ये कैसी होती है, तो ये होती है DNP, न्यूट्रल प्लांट। ऑलरेडी करके आ चुके हैं एक बार। इधर इनकी दिक्कत आ रही है, ऐसे क्या कर रहा है? एक बार चेक करो कि आवाज ठीक ठाक आ रही है क्या ना, आवाज चेक करो, वॉइस प्रॉब्लम सर। बाद में नहीं देख पाएंगे। देखिए एक बार सर खूब ला के लाओ ना यार, जाओ आप। अब ठीक है, एक बार चेक करो, रिफ्रेश करके बताओ मुझे, क्योंकि आप तक आवाज नहीं आएगी तो फिर अपन क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अब ठीक है, यशपाल भाई कह रहा है, प्रकाश सर बिल्कुल, अरुण आ गई सर। एक बार बताओ दोस्त, आवाज नहीं, एक बार रिफ्रेश करो फिर मुझे बताओ, क्योंकि आवाज आएगी तभी अपन कर पाएंगे। यार एक बार चेक करो ना, वॉइस प्रॉब्लम बता रहे बच्चे। सेल वेल भी ठीक है, अब सही आ रही है, आवाज नहीं आ रही है आधे में। तेज कर सकते हो क्या वो इसको, बच्चे भी कह रहे हैं। अब तो से आ रही है, ओके क्लियर है, नहीं यहाँ आ रही है सर, बताओ सही से बताओ। आवाज आ रही है किंतु बीच बीच में डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक बार चेक करो ना, देखिए यहाँ पे कोई कटवट तो नहीं लग रहा, ऐसा कुछ है ना, बराबर। अलग अलग रख रहा है दोनों को, ये ना ना ये अलग, ये अलग, इधर लाओ। हाँ ठीक है, हाँ सर बार बार ही अटक रही है आवाज। चलो एक बार सर यही है, देखते हैं। अंकुरन के लिए बताओ, तो गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त मृदा की पीएच कितनी है? लगभग 6 से 7, 7.5। एक ही प्रश्न मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक ही प्रश्न मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप मुझे बताओ कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त पीएच कितनी है? 4 से 6। केट क्ले मृदा, केट क्ले का मतलब होती है जो हल्की सी अम्लीय मृदा है, वो वाली मृदा क्या होती है, चावल की खेती के लिए बेनिफिट होती है। फिर देखो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट परिपक्वता के लिए तापमान बता ही दिया, कितना आएगा? 20 से 25, और 20 से 25 ये के लिए पूछे, वृद्धि विकास के लिए पूछे, और किसके लिए पूछे बोलो? परिपक्वन के लिए पूछे, याद रखना। फिर देखो अगला आता है, गेहूं के एक बीज में लगभग कितने कल्ले फूटते हैं? 15 से 20 कल्ले। चावल में नहीं फूटते, चावल में कल्ले नहीं फूटते। क्या होते हैं कल्ले? अभी फोटो से बता दूंगा। लगभग 16 से 20 डिग्री उपयुक्त तापमान होते हैं कल्ले फूटने के लिए। तो अब कल्ले फूटने के लिए कितना तापमान चाहिए बोलो? 16 से 20। तो कल्ला फूटना किसके अंदर आएगा बोलो? वृद्धि एवं विकास के, क्योंकि बीज की बुआई करी वो तो अंकुरण में आएगा। पौधे का वृद्धि विकास हो रहा है, माने कि पत्तियों का विकास हो रहा है, वह किस में आएगा? वृद्धि एवं विकास में। पौधे की लंबाई बढ़ रही है, वो पूछेगा तो किस में आएगा? वृद्धि एवं विकास में। सब कुछ। अब परिपक्वन कब आएगा? कि जब अपन कहेंगे कि बीज, मतलब बीज बन रहे हैं, दानों में मिल्किंग स्टेज बन रही है, या दाना क्या हो रहा है? परिपक्वन हो रहा है, वो अवस्था किसमें आएगी? परिपक्व। वृद्धि विकास में कई सारे, कल्ले फूटना हो गया पौधे की, जैसे अपन कर सकते हैं वृद्धि विकास, तने का विकास, पत्तियों का विकास किसके अंदर आ जाता है? वृद्धि। तो ये तापमान देखो इसके अंदर आ जाते हैं सारे के सारे। तो ये कल्ले फूटने का तापमान कितना होगा? वृद्धि एवं विकास का, और वृद्धि विकास में कितना आ जाता है? लगभग 15 से 20। 15 से 20 मतलब 16 से 20। उपयुक्त पीएच बताई दी। गेहूं की बुआई समय से, एक नोट है, बुआई समय पर नहीं करने पर क्या दिक्कत आती है? देखो उत्पादन कम हो जाता है, सीधी सी बात एक ही है, क्योंकि तापमान का इफेक्ट है। सीधा सा अगर एक ही लाइन में कहूँ, अगर इसे नहीं पढ़ू ना, तो यूं कहूंगा कि अगर टाइम पे बुआई नहीं करी, टाइम पे बुआई अगर आपने नहीं करी, तो तापमान का हेर फेर होगा। तापमान का हेर फेर होगा तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग, मतलब आपका पुष्प क्रम, पुष्प का बनना, और फ्रूट मतलब फल का बनना, दोनों प्रभावित होंगे, और उत्पादन क्या हो जाएगा? कम। देखो ये लाइन है कि गेहूं की बुआई समय से नहीं करने पर गेहूं की उत्पादन क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि परिपक्वता के समय क्या हो जाता है? तापमान बढ़ जाता है, और जिससे पौधे में क्या हो जाता है? पूर्व परिपक्वन हो जाता है, और उत्पादन क्या हो जाता है? कम। सीधी सी बात, पूरी लाइन रटने से कोई मतलब नहीं।
कि अगर हेर फेर होगा तापमान का तो उत्पादन क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि गेहूं की बुआई अपने जब सर्दियों का लगभग अक्टूबर नवंबर का जो पखवाड़ा आता है उस टाइम पे अपने को कर देनी चाहिए। मुख्यतः तो किसान ज्यादातर करता है नवंबर का प्रथम पखवाड़ा। प्रथम पखवाड़ा का मतलब वो महीने के प्रथम जो 15 दिन का समय होता है वो कहलाता है पखवाड़ा। साप्ताहिक मतलब 7 दिनों का समय, और पखवाड़े का मतलब जो 15 दिनों का समय। बीज दर देखो, बीज दर याद करनी है तो एक ही बार लिखा है कि गेहूं की भी कितनी है 100, चावल की भी कितनी है 100, सारी की सारी करवा रखी। मक्का की कराई थी संकुल, स्कूल जाने की उम्र कराई थी। फिर आ जाते हैं संकर, याद आए है ना, मीठी मक्का, बेबी कॉर्न, सब कुछ। तो याद रखना FIRB, FIRB की फुल फॉर्म होती है, F का मतलब होता है फरो। क्या होता है फरो। FI का मतलब होता है इरिगेटेड, इरिगेटेड, इरिगेटेड। और आर का मतलब है राइस्ड, राइस मत कर देना राइस, और बी का मतलब होता है बेड। तो याद रखना कि फरो इरिगेटेड राइस बेस्ड, याद रखना 75 किलोग्राम। कितना है 75 किलोग्राम। जेट में आ रखा है प्रश्न, ये जेट 2021 में। तो FIRB, FIRB की फुल फॉर्म पूछे तो F का मतलब फरो, फरो का मतलब क्या होती है, आई का मतलब इरिगेटेड मतलब जहां पर सिंचाई उपलब्ध हो, है ना, और आर का मतलब राइज्ड, राइज्ड मतलब उठी हुई, और बेड का मतलब होता है क्यारी। तो इस प्रकार की बुआई करते हैं तो उसके लिए गेहूं की बीज दर कितनी है 75 किलोग्राम। कितनी है बोलो 75 किलोग्राम। चल फिर देखो नेक्स्ट आती है सामान्य बीज दर। सामान्य गेहूं की हो या चावल की चिटकवा विधि की है, कितनी है बोलो 100 किलोग्राम। एक चीज याद रखना, मृदा विज्ञान आपको पढ़ाई क्या सर ने, लवणीय सारी मृदाएं कभी पढ़ाई है, हो गई भारत की मृदा। तो सर ने एक लाइन लिखाई होगी नोट डलवा के कि लवणीय व क्षारीय मृदाएं जब भी होती है तब कोई सी भी फसल हो, उसकी फसल की जितनी भी बीज दर काम में लेते ना, तो लवणीय क्षारीय की जब भी आ जाती है तब उससे 20 से 25% बीज दर एक्स्ट्रा काम में लेते। कारण यह है परासरण, क्योंकि जैसे एक अंगूर को अपन ने नमक के पानी में डाल दिया, अपने आप वो नमक सिकुड़ जाएगा, क्योंकि परासरण हम जानते हैं ओस्मोसिस हो जाता है ना। जिस प्रकार एक मतलब किशमिश को नॉर्मल पानी में डाल दो तो फूल जाएगा, क्योंकि जहां पर लवणता व क्षारीयता बढ़ जाती है ना, वहां पर कहीं ना कहीं अंकुरण प्रतिशत क्या हो जाता है कम। जब अंकुरण प्रतिशत कम हो जाएगा तो हमें बीज दर क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ानी पड़ेगी मतलब कितनी, 20 से 25%। तो अगर मैं 100 किलोग्राम कह रहा हूं तो उसका 20 से 25% निकालोगे तो 20 से 25 किलोग्राम और ज्यादा ऐड कर दो, तो 100 में 20-25 और जोड़ोगे तो 120 से लेकर कितनी हो जाएगी 125 किलोग्राम। तो देखो बीज दर कितनी है 100 किलोग्राम, और लवणीयता सार्यता के लिए बीज दर कितनी काम में आ जाएगी 120 से लेकर 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फिर देखो देर से बुआई करने पर क्या होती है, देर से बुआई करने पर भी सेम वही वाला कंसेप्ट हो जाता है कि 20 से 25% क्या हो जाता है अपने को एक्स्ट्रा क्या करनी पड़ेगी, बीज दर को काम में लेंगे। कारण पूछे तो कारण तापमान, क्योंकि अंकुरण का तापमान और कम हो जाता है। पहले 20 से 25 रहता है, फिर 15 से 20 चला जाता है, फिर वापिस क्या चला जाता है 20 से 25। तापमान इसी प्रकार चलता है गेहूं में। तो अगर लेट बुआई करोगे तो तापमान कम जाएगा, कम जाएगा तब भी आपको बीज दर बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि तापमान का भी इफेक्ट आएगा। तो लगभग या तो लवणीय सारीय मृदा हो तब भी आपको बीज दर 20 से 25, और धीरे से बुआई कितनी बढ़ानी है 20 से 25 फसल। ये तो आपको पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखते हैं, बताओ कितने रखते हैं 22.5 एग्जैक्ट। तो ये हालांकि ये तो मेंटेन होती नहीं है, तो मैंने कहा था कि 20 ही रखते हैं चावल के बराबर। ये तो मैंने कहा था ना कि मेंटेन हो नहीं पाती, कोई भी ट्रैक्टर वगैरह के इम्प्लीमेंट से नहीं हो पाती, तो रखते तो कितनी है 20 ही, पर एग्जैक्ट परीक्षा में आया हुआ है इसलिए याद कितनी करनी है 22.5। कितनी याद रखनी है 22.5, कितनी याद रखनी है 22.5। और बाकी पौधे से पौधे की दूरी आप कर सकते हैं कितनी, लगभग तो 5 से 10 सेंटीमीटर। तो आर का मतलब आर तो रखोगे कितनी एग्जैक्ट तो 22.5, और ये रख लोगे लगभग 10 के आसपास, है ना। अब बाकी तो रखते हैं 20 या फिर 22.5 रख लो, या फिर 5 से 10। काय के अंदर है बोलो ये सेंटीमीटर, काय के अंदर है बोलो सेंटीमीटर। आर का मतलब क्या होता है रो, रो को हिंदी में क्या कहते हैं बोलो, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इतनी होती है बस, ज्यादा नहीं।
लगभग 3 से 5। अब देखो ये 3 से 5 जो रखते बड़ा अच्छा कर सकता हूँ। देखो मैं बड़े नाम सुना होगा, वो नाम ही सुना होगा, अभी तक समझा नहीं है आपने में कि ये मिट्टी, ये मिट्टी चलाने के बाद माना कि ये मैंने मेरा गेहूं यहाँ पर बो दिया। क्या कर दिया, मेरा ये गेहूं बो दिया, ये गेहूं बो दिया मैंने। अब ये तो हट जाएगा। इसकी क्या कर दी, हमने कहा कि इससे अंकुरण होगा, इसमें से अंकुरण होगा और पौधे की फुटा कि जमीन से जस्ट नीचे यहाँ पर एक गांठ होती है और उसे कहते हैं क्राउन भाग। कौन सा भाग कहते हैं, क्राउन। क्राउन भाग कहते हैं, क्या कहते हैं, क्राउन भाग कहते हैं। और क्राउन भाग के यहां से निकल जड़, क्या निकलती है, जड़। और ये अवस्था जो कहलाती है, ये कहलाती है क्राउन रूट इनिशिएशन। CRI का मतलब होता है क्राउन रूट। ये जड़ें तो स्टार्टिंग में निकलती है, परंतु कुछ समय बाद गेहूं में ये जड़ें खत्म हो जाती है। ये जड़ें बाद में नहीं निकलती, ये तो प्राथमिक समय पे निकलेगी। गेहूं का अंकुरण होगा, अंकुरण के समय निकलेगी, पौधे को पोषण देगी, पौधा बड़ा होगा और ये जड़ें क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ कौन सी, क्राउन जड़ें बचेगी। और इसी अवस्था को कहते हैं कौन सी, CRI अवस्था। तो ये क्राउन जो अवस्था होती है, याद रखना। सर आवाज अटक रही है, रिकॉर्डिंग। अब आ रही है, देखिए चेक करो, जब भी आ जाए तब बता देना मुझे। हाँ, यहाँ से तो सब चेक बोलते टाइम पूरा हो जाता है। आवाज आ रही है, एक बार रिफ्रेश करो ना दादा। कैसे क्या कर रहे हो तुम, आवाज आ रही है। चलो देखो, तो पहली अवस्था समझ में आ गई, CRI। सबसे ज्यादा अगर प्रश्न क्रिएट करेगी, दो प्रश्न कौन कौन सी, कि एक तो पूछेगी
फूटने के कारण क्या होता है, गेहूं क्या हो जाता है बोलो, चपाती फूल जाती है, क्योंकि चपाती फूलने का कारण क्या है बोलो, टूटे नहीं। अब देखो सर चेक करो एक बार ऑनलाइन में, अब चेक करके बताओ मुझे आवाज आ रही है क्या, बोर्ड पर लिखो, नहीं आ रही। अब चेक करके बताओ कि अब आ रही है कि नहीं, बताओ अब बताओ रे। आप मोबाइल में देखो ना, अगर एप्लीकेशन चल रहा है अपना तो। धीरे आ रही है, हाँ सर तेज बोलो, इतनी देर में तो मैं ठीक कर देता हूँ। चेक करो आवाज आ रही है क्या, हाँ आ रही है, स्लो आ रही है, आएगी ये तो, थोड़ा तेज करो रे, हेडफोन लगाओ आप। अब देख के बताओ मुझे आवाज आ रही है क्या। सर थोड़ा वॉइस और बढ़ा दो ना। हाँ अब चेक करो, देखिए कैसी आ रही है आवाज। गुरुजी ऐसा तो भी नहीं होगा लास्ट में, ये क्या कर रहे हो, पूरा वापस समझा, हाँ समझा देंगे मेरे भाई, समझा देंगे। एक बार चेक करके मुझे बताओ कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या। 14, चलो आ रही है आवाज, लास्ट में पूरा रिवाइज करा के जाऊंगा, आ रही है, चलो देखो आ रही है। अब देखो तो गेहूं की डबल ड्वार्फ जो प्रजाति है बताओ, उनके लिए बीज की गहराई कितनी रखनी पड़ती है बोलो, 4 सेंटीमीटर। और ट्रिपल जीन वाली जो है उसके अंदर कितनी रखनी पड़ेगी बोलो, 4 से कम। फिर देखो जैव उर्वरक, जैव उर्वरक वो होते हैं जो मतलब अपन कह सकते हैं कि सजीव होते हैं और जिनको काम में लेते हैं अपने खेतों के लिए, और वो मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जैव उर्वरक। जैसे एसेटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर, है ना, ये आपने पढ़ा होगा। एक बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोला, इनके बारे में आपने अक्सर पढ़ा होगा। ये सारे के सारे क्या है, जैव उर्वरक, जो मृदा की उर्वर क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो गेहूं के लिए जैव उर्वरक आपने पढ़ा होगा, तो सर ने बताया होगा कि कौन सा होता है, एजिटोबैक्टर। जैसे एजोस्पाइरिलियम भी आपने पढ़ा होगा, एसिटोबैक्टर भी आपने पढ़ा होगा। तो गेहूं के लिए याद रखना कौन सा है, एजिटोबैक्टर। जैव उर्वरक कौन सा काम में लेते हैं, एजिटोबैक्टर। सिंचाई प्रबंधन में अगर अपन चलते हैं तो हमने कहा था कि CRI अवस्था, CRI का मतलब बताया दिया, क्राउन रूट इनिशिएशन। क्या कहते हैं इसे, क्राउन रूट इनिशिएशन, क्राउन रूट इनिशिएशन, इनिशिएशन इसे कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछे कि उर्वर के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील अवस्था यही होती है, पानी के लिए या सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील अवस्था ये होती है CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन। फिर नेक्स्ट अगर अपन चलते हैं तो नेक्स्ट देखो और सिंचाई की अवस्था। पहली ये तो याद रखना कि गेहूं की जो सिंचाई की अवस्था है वो सारी की सारी एक साथ ही मैं यहाँ लिख देता हूँ कि देखो गेहूं की सिंचाई की अवस्था कितनी होती है, और सारी की सारी 6 अवस्था होती है। कितनी होती है गेहूं बोलो, आपको पता है क्या बोलो। पहली जो आती है वह आती है कौन सी बोलो, CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन। दूसरी क्या आती है बोलो, लेट टिलरिंग। और तीसरी कौन सी आती है, लेट जॉइंटिंग। फिर FMD, फिर क्या याद रखना है, FMD, एफ ये होती है। अब देखो हिंदी में करें तो इसे तो क्राउन रूट इनिशिएशन कर देते हैं ना, शीर्ष शीर्ष जड़ फुटा, शीर्ष जड़ फुटा। दूसरी पूछे कि लेट टिल्डिंग, टिल्डिंग और क्या नाम, लेट जॉइंटिंग, जॉइंटिंग का मतलब होता है गांठे, क्या होती है, गांठे। तो ये तो गांठे अवस्था। टिल्डिंग का मतलब होता है कल्ले, क्या होता है, कल्ले। और F का मतलब फ्लावरिंग, मतलब होता है पुष्पन। का मतलब मिल्क, मतलब दूधिया। और डफ, डी का मतलब डफ, डफ मतलब होता है परिपक्वन, क्या होता है, परिपक्वन अवस्था। कौन बोलो, परिपक्वन। अगर आपसे पूछे कि ये अवस्था आती कब है, तो कुछ नहीं, 20 का पाठा चालू कर देना। 20 पहले याद रखना, 20 से 25। दूसरा क्या याद रखोगे, 40 से 45। तीसरा क्या याद रखोगे, 60 से 65। फिर याद रखोगे 80 से 85। फिर याद रखोगे कितना, 100 से 105। फिर क्या याद रखोगे, 120 से 125। अगर एक सिंचाई अवस्था अगर उपलब्ध हो किसके पास, किसान के पास, तो पहली कौन सी, दूसरी है तो दूसरी में एक और एक। अगर दो अवस्था, अगर एक सिंचाई अवस्था उपलब्ध है तो पहली कौन सी देनी है, CR। फिर प्रश्न दूसरा पूछे कि यदि किसान के पास उसके पूरे गेहूं के जीवन काल के अंदर 2 सिंचाई अवस्था उपलब्ध है तो एक और चार, एक और चार। 3 है तो पहला, तीसरा और पांचवा।
अगर किसान के पास 3 सिंचाई सुविधा उपलब्ध है तो कब कब देनी है? पहली, तीसरी, पांचवी। एक ही हो तो कौन सी पे देनी है बोलो? एक पे। दो दो है तो एक तो इसको देना है, एक और चार। तीन पहला, फिर एक छोड़ के, फिर तीसरा, फिर एक छोड़ के, फिर पांच। समझ में आ गई ये किसान की सिंचाई। देखो ये कहाँ गई? फ्लावरिंग की अवस्था। फिर देखो हाँ, लेट जॉइंटिंग बताया कि सर ने, एक बार मैं कंफर्म कर दूंगा, पर बाकी चौथी, हाँ प्री फ्लावरिंग कह सकते हैं, हाँ लेट जॉइंटिंग या प्री फ्लावरिंग कह सकते हैं। मुख्यतः जो किताबों में लिखा है ना, देखो किताबों में जो लिखा है ना, क्योंकि पहली और चौथी, क्योंकि लेट जॉइंटिंग का मतलब ये किताबों ने ऐसा कर रखा है कि लेट जॉइंटिंग का मतलब फ्लावरिंग की अवस्था। और मुख्यतः जो अगर मतलब अपन देख लेते हैं किसानों के लिए, जब किसानों को कभी भी कहते हैं ना कि पुष्पन आता है ना, आने लगता है ना, तब पानी देना चाहिए। अब लेट जॉइंटिंग का मतलब तो ये होता है कि ये पौधा है गेहूं का, अब ये यहाँ पर बनी है गांठें, इन्हें कहते हैं ज्वाइंटिंग अवस्था। मतलब ये यहां से यहां तक की अवस्था क्या कहलाती है? गांठ। ये गांठ मतलब गांठ इंटरवल, मतलब दो गांठों के मध्य दूरी, और ये चीजें कहलाती है नोड। नोड मतलब क्या कहलाता है? गांठ। क्या कहलाता है? गांठ। और इसी को कहते हैं ज्वाइंटिंग। क्या कहते हैं बोलो? ज्वाइंटिंग। तो इसे कहा जाता है। पर ये जब होती है कंप्लीट, इसके बाद पौधे में ऊपर क्या आने लग जाते हैं? स्पाइक। क्या आने लग जाते हैं? स्पाइक। और वो होती है मुख्यतः अवस्था कौन सी? चौथे नंबर की। और चौथे नंबर की तो एक बार सर से किताब के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि किताब में, क्योंकि मानना पड़ता है, देखो कहना पड़ता है, ऐसा थोड़ी ना। और बाकी किसान को हमेशा कहते हैं कि पहली और चौथी अवस्था है ना, सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील, क्योंकि इस टाइम देगा वो लेट जॉइंटिंग का मतलब समझ गए अपन की प्री फ्लावरिंग चलती रहती है, वही टाइम है क्योंकि एक्चुअल में तो, परंतु मुख्यतः जो काम में आती है वो ये वाली। अब किताबों के अकॉर्डिंग मानना पड़ता है, देखो कई सारी चीजें माननी पड़ती है, इस चीजों को तो अपन भी कहते हैं। अब देखो फिर अगर सामान्यतः 3 सिंचाई उपलब्ध है तो कौन सी? पहली, फिर ये, और फिर कौन सी आ जाती है? दूधिया। तो बूटिंग अवस्था उसी को कहते हैं लेट जॉइंटिंग। फिर देखो खाद उर्वरक है। खाद उर्वरक आपको पता है कि अनाज वाली फसलों में कितना? 4-2-1। कितनी है? 4-2-1। एक बराबर कितना होता है? 30 किलोग्राम। तो 4 का मतलब कितना हो जाएगा बोलो? 100 से 120 किलोग्राम। तो क्या देना है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना देना है बोलो? 100 से 120 किलोग्राम। और फास्फोरस लगभग कितना देना है? 30 से 40 कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 30 से 40। और लगभग पोटास कितना देते हैं? 30। पर मुख्यतः जो देते हैं ना, मुख्यतः वो देखो मैं बताता हूँ, 100 से 120 किलोग्राम, क्योंकि 4-2-1। और यहाँ पर फास्फोरस देते हैं ना, वो 50 से कितना देते हैं? 60 किलोग्राम। और पोटास जो देते हैं ना, वो 30 से लेकर कितना देते हैं? 40 किलो। जो एग्जैक्ट देते हैं, समझ में आ गई मेरी बात? तो एग्जैक्ट देते 4-2-1। अभी किताबों ने क्या है, लोचे कर रखी, जगह जगह कर रखी है। देखो ये अपनी बात नहीं है, मैं बताऊंगा आपको बाद में किताब। और एक दिन मैंने बता भी दिया आपको, 15 मिनट मैंने खर्च किए थे उस दिन, क्योंकि संस्करण अभी तक भी हम जिस किताब का पढ़ते हैं ना, वो कब का है? 2016 का। और ये हमारा दुर्भाग्य अभी तक भी, हमें ये चीजें माथापच्ची करनी पड़ती है कि ये किताब में देख के बता सकते हैं। किताब का बताना पड़ता है कार्य, परंतु मुख्यतः याद कितना रखोगे बोलो? 4-2-1। 100 से 120, 50 से 60, 30 से 40। चल फिर देखो, ये तो अपने को नॉर्मली याद रख लेना। देखो ये तो सब में एक ही लाइन आएगी कि नाइट्रोजन हमेशा क्या होता है, कि नाइट्रोजन का हमेशा होता है क्या? हास होता है। देखो एक बार और बता देता हूँ, यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। ये क्या करता है, इसका जब नाइट्रिफिकेशन होता है तो ये कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में। उससे पहले ये होता है नाइट्राइड में। किसमें होता है? नाइट्राइड में। यहाँ पर नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, क्योंकि इससे पहले अमोनिया बनता है, अमोनिया से बनता है पहले अमोनियम कार्बोमेट। क्या बनता है? अमोनियम कार्बोमेट बनता है। ये याद रखना, ये अस्थायी। अब धीरे धीरे बनते हुए ये नाइट्रेट में बनता है ना, तो यहाँ पर तो नाइट्रोसोमोनास, और यहाँ पर काम करता है नाइट्रोबैक्टर नामक जीवाणु। वो क्या करता है, अपने एमाइड फॉर्म, क्योंकि ये यूरिया की कौन सी फॉर्म है बोलो? एमाइड। एमाइड फॉर्म को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में। और नाइट्रेट पौधे को मतलब नाइट्रोजन लेने का मुख्य आयन होता है, क्योंकि नाइट्रोजन को दो प्रकार से पौधा लेता है। एक तो लेता है अमोनिया वाली फॉर्म में, और अमोनिया वाली फॉर्म में केवल और केवल अमोनीफिलिक जो पादप है, अमोनीफिलिक पादप,
जैसे कौन कौन है, चावल, जैसे चावल के बाद आलू, है ना, अपना गन्ना, है ना, धान, ये जो है चुकंदर वगैरह भी कभी कभी। तो ये वाले जो पादप है ये अमोनिया को किस फॉर्म में लेते हैं बोलो, अमोनिया। और अपन ने बताया था रावण, क्या बताया था आपको, रावण, याद आया, रिडक्शन फॉर्म में अमोनिकल और ऑक्सीडेशन फॉर्म में नाइट्रेट उर्वरक बताया था, एक ही शब्द याद कराया था। अब मुख्यतः बाकी सारे तो किस फॉर्म में लेंगे बोलो, दुनिया के 99% पादप किस फॉर्म में लेते हैं नाइट्रोजन को, नाइट्रेट। केवल ये 2-5% कौन से हैं जो अमोनिया के रूप में, तो अमोनिया के रूप में लेते हैं, याद रखना। तो नाइट्रोजन को जब काम में लेते हैं तो लगभग कितना काम में आता है ये। अब नाइट्रोजन को इस रूप में काम में लेंगे तो याद रखना नाइट्रोजन की होती है हानि, क्या होती है, हानि, क्योंकि नाइट्रोजन मृदा में 7 से 10 दिन बाद खत्म हो जाता है लगभग। अब मृदा की हानि होगी। अब मैंने कहा कि आपको पूरे मतलब 20-25 दिन का एक साथ में खाना डाल दूं तो क्या ले पाओगे, क्या नहीं। आप केवल और केवल वो खाना, जैसे अपने 4-5 दिन का खाना बना के मम्मी रख जाए, कहीं बाहर जा रहे तो वो पड़ा पड़ा खाना तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, अपन शाम से कल तक नहीं खा पाएंगे। अब अपन ने क्या, सारी माने कि पूरा का पूरा नाइट्रोजन एक साथ डाल दिया, पौधे ने एक बार जितना लेना था उतना ले लिया, सारा मिट्टी में क्या हो गया, डीनाइट्रिफिकेशन हो गया, मतलब मृदा की में क्या हो गई, नाइट्रोजन की हानि। हानि होने के बाद अब पौधे को नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, तो इसीलिए हमेशा नाइट्रोजन को देते हैं किस्तों में, आधा आधा करते हैं, जबकि फास्फोरस और पोटास को दे सकते हैं अपन। फास्फोरस पोटास क्या आराम आराम से होते हैं। तो फास्फोरस पोटास देखो, आधा नाइट्रोजन पूरा फास्फोरस और पूरा क्या है पोटास, बेसल डोज के समय मतलब बुआई के समय, जब अपन वो क्या नाम सीड कम फर्टी ड्रिल से करते हैं ना, तब उसी के साथ बीज के साथ ही क्या जाते हैं, डीएपी वगैरह नहीं डालते क्या अपन, इसीलिए डाल देते हैं। फिर देखो नेक्स्ट, आधा नाइट्रोजन टॉप ड्रेसिंग मतलब खड़ी फसल में दे सकते हैं अपन, है ना, 10 से 15 किलोग्राम। तो एफआईएम की फुल फॉर्म क्या होती है, फार्म यार्ड में। आप मुझे इतना सा बता दो, एनपीके की मात्रा बता दो एफआईएम में, बस कितना है बोलो, 0.5, 0.25, 0.5, 0.5, 0.25, 0.5, ये तो एफआईएम में। अगर वर्मी कंपोस्ट में पूछो तो, वर्मी कंपोस्ट में पूछो तो बता दो, 2.5 से 3, 1.5 से 2 और 1.5 से 2, लगभग ये होती है वर्मी कंपोस्ट में क्या, एनपीके की। अगर वर्मी कंपोस्ट देनी है तो लगभग क्या है, 2 से 5 किलो, 2 से 5 टन क्या आ जाती है, 2 से 5 टन। जबकि एफआईएम को देना पड़ेगा तो ज्यादा, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में क्या है, एनपीके की मात्रा अपेक्षाकृत क्या होती है, एफआईएम से क्या होती है, ज्यादा। याद रखना, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। तभी तो ज्यादातर सब्जियों की खेती के लिए आजकल एफआईएम, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद की बजाय इसका सब्सटीट्यूशन ज्यादातर केचुए खाद का उपयोग कर रहे हैं, और केचुआ खाद को क्या करते हैं, वर्मी कंपोस्ट। फिर देखो खरपतवार का प्रबंधन, गेहूं का नकल चाहिए तो पूरा चैप्टर ही पढ़ के आए होंगे, पढ़े होंगे ना। जेंट्रोटोल ने एक हॉर्स सोइल हस्बेंड्री किताब लिखी उन्होंने ना, उन्होंने खरपतवार भी उन्होंने दिया था, है ना। तो ये सारी की सारी चीज, तो गेहूं का अगर पूछे नकल सी खरपतवार है तो गेहूं सा, गेहूं का मामा, गेहूं का मामा, फेलरिस माइनर, इसकी जो वो क्राउन भाग जो होता है ना, वो होता है गुलाबी, गेहूं का होता है सफेद, इसका टेस्ट वेट होता है 2 ग्राम के आसपास, है ना, गेहूं का खूब होता है। तो ये लगभग ये सारी की सारी। आपत्तिजनक खरपतवार पूछे तो हिरणकुरी, हिरणकुरी ऐसा है कि पूछो मत, वो जमीन में फैलता जाता है, फैलता जाता है, फैलता जाता है, हिरणकुरी का कोई तोड़ नहीं है, पाड़ पाड़ के इंसान परेशान हो जाता है। निरपेक्ष खरपतवार पूछे तो बथुआ, बातली, कड़ी में जो डालते ना, कड़ी सबसे बढ़िया बनती है बातली की, बथुआ कहते, बातली कहते हैं अपन, सबसे बढ़िया कड़ी बनती है, सब्जी बनती है बातली की, गांव में खूब खाते हैं बातली। तो बथुआ, चिनोपोडियम एल्बम, याद है। चल तो खरपतवार प्रबंधन देखो, 2,4-D, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। बताओ 2,4-D की फुल फॉर्म बता दो एक बार और, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड किसके लिए काम में आता है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को खत्म करने के लिए। 20 ppm से कम मात्रा काम में लोगे तो किसके रूप में, हार्मोन के रूप में, और 20 ppm से अधिक मात्रा काम में लोगे तो खरपतवार नाशी के रूप में। तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को क्या करता है, वो लोग नष्ट करता है। ऑक्सीजन का प्रकार, मेड सर्क्यूरॉन, पीओई का मतलब बताओ क्या होता है, पोस्ट इमर्जेंट। पीपीआई का मतलब क्या होता है, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, और पीई का मतलब क्या होता है, प्री इमर्जेंट। मतलब पीपीआई 3 होते हैं, पीपीआई का मतलब क्या होता है, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, मतलब पौधे में फसल की बुआई से पहले क्या होगा बोलो, फसल की बुआई से पहले,
बुआई से पहले जो भी डालेंगे वह क्या कहलाएंगे, बोलो पीपीआई। फिर आता है क्या, प्री इमर्जेंस। अब बुआई तो कर दी परंतु अंकुरण नहीं हुआ, मतलब अंकुरण से पहले, और फिर इसके बाद में जब अंकुरण हो जाता है उसे कहते हैं क्या, पोस्ट इमरजेंस। ये क्या होता है बोलो, खड़ी फसल में, या फिर कह सकते हैं अंकुरण के बाद। तो इसमें सर ने आपको ट्रिक बताया होगी प्री इमरजेंस में, ओ एम ए पास, नहीं बताया क्या, नहीं बताया। के अंदर जाता है आवाज, आवाज, आवाज।
हेलो, चेक करना, देखिए आवाज आ रही है क्या मेरी? सर आज आप कितनी बार वेट कराओगे, वेट लिखोगे? वेट लिखेंगे जहां तक सही नहीं होगा वहां तक। अब आगे होगी, देखो चेक करो। सर मुझे देना, देखो मेरे पास भी आ रही है इधर, उनको दिखा देता हूँ। आधे बार तो पागल ही बना देते हैं। हो गया? एक बार चेक करो, आवाज आ रही है तो मैं वापस रिवाइज करवा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, 5 ही मिनट लगेंगे, जितना हुआ उतना सारा रिवाइज करवा रहा हूँ। सर आप कमेंट क्यों नहीं देख रहे? कमेंट देख रहे हैं मेरे भाई, सर कर ही रहे हैं, आपकी बात है ना, सर कर ही रहे हैं। मैं भी क्या करूँ, उस बीच हो जाता है कभी कभी टेक्निकल इश्यू है बड़े बड़े शहरों में, छोटे मोटे चीज तो होते रहते हैं। चलो पूरा रिवाइज करा रहा हूँ, 5 मिनट। देखो आज क्या पढ़ा अपन ने, गेहूं के बारे में चर्चा करी। गेहूं का प्राथमिक क्या पढ़ा, तो सर्वप्रथम में अपन ने पढ़ा परिचय, जानते हैं कि वैज्ञानिक नाम क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। फिर उसके बाद चले तो अपन ने कहा था कि इसका फूल कभी भी खिलेगा नहीं, हमेशा क्या होगा, बंद। तो क्या पाई जाएगी, स्वपराग। फिर हमने कहा कि प्रोटीन की मात्रा 12 से 14। कौन से प्रोटीन, ग्लूटेन, गेहूं की चपाती का फूलने का कारण। वसा वसा के बारे में बताया। हमने कहा था कि पुंकेसर कितने होते हैं, 3, च से चावल 6, च और 6 टोटल। फिर देखो प्रोटीन के बारे में बताया, एक इंस्टीट्यूट बताया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट और बार्ले, कहां पर है, करनाल हरियाणा। फिर देखो हरित क्रांति के बारे में मैंने चर्चा करी कि शब्द किसने दिया, विलियम गोड ने। भारत में पितामह डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, विश्व में नॉर्मल अर्नेस्ट बोर्ड, और कृषि मंत्री सी सुब्रमण्यम। और 1966 से 1967 हमने क्या किया था, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोडक्शन, HYVP पे काम किया। पंजाब हरियाणा में ज्यादातर काम किया। बोनी किस्मों के ऊपर क्या किया अपन ने काम। गेहूं की बोनी किस्में क्या है, नोरिन 10। और चावल में कौन सा जिन काम में लिया, बोलो डीजी। गेहूं का वर्गीकरण किया, माँ दीदी स्वयं, माँ दीदी स्वयं, द्विगुणित, चतुर्गुणित, षटगुणित। माँ मतलब एक तो मोनोकोकम, एक है एंजिलोफस। फिर दीदी डाई, वो ड्यूरम और डाइकोकम, ये दोनों के दोनों क्या है, चतुर्गुणी। स्वयं में स्टेरोकोकम है ना, और एक बल्गियर, और क्या है, एस्टिवम। एस्टिवम सर्वाधिक 87% भाग पर उगाया जाता है। मैक्सिकन बोना गेहूं। गुणसूत्रों की संख्या इधर 14, फिर आएंगे 28, फिर आएंगे 42। ये तीनों याद हो गए। फिर देखो नेक्स्ट अपन ने कहा था कि गेहूं जो होता है एलो हेक्साप्लोइड होता है। फिर नेक्स्ट अपन ये सारे के सारे जलवायु मृदा, रबी की क्या होती है अपनी, अनाज वाली फसल है। तापमान अंकुरण के लिए 20 से 25, 15 से 20, वृद्धि विकास के लिए, परिपक्वन के लिए 20 से 25। तापमान बता दिया। अपना C3 पौधा है ना, वो रबी वाली सारी की सारी फसलें LDP होती है ना। DNP बड़ा इंपॉर्टेंट, याद करा रखा है, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर, वो जैसे भी याद करो वो सारा का सारा। फिर तापमान का कंसेप्ट क्लियर कर दिया। फिर मैंने कहा था कि कल्ले फूटते हैं, और कल्ले वाली जो चीज आती है वो वृद्धि विकास में काउंट होती है, और वृद्धि विकास वाले का तापमान अपने बता दिया था कितना, 15 से 20। 15 से 20 मतलब 16 से 20, इतना सा। फिर देखो एक बुआई लेट करोगे तो उत्पादन क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि तापमान में हेर फेर होने का कारण ही क्या हो रहा है, कभी भी उत्पादन सही नहीं आता। FIR विधि, नॉर्मली तो 100 किलोग्राम चाहिए बीज, FIR में कितने चाहिए, 75। फरो क्या आता है, F का मतलब फरो, और I का मतलब इरिगेटेड, R का मतलब राइस, B का मतलब बेस्ट। कितने चाहिए, 75 किलोग्राम। सामान्य बीज दर कितनी, 100। अगर लवणीय सारी है तो 20 से 25% बढ़ा दो, मतलब 100, 120, वो कितने, 120 से 125। और देरी से बुआई करने पर भी कितनी, बोलो 120 से 125। हमने कहा था R इंटू पी कितनी होती है, 22.5 इंटू 5 से 10 ले सकते। फिर कहा था कि डबल डॉर के लिए कितने चाहिए, और ट्रिपल 4 चाहिए, और 4 से कम चाहिए वो ट्रिपल के लिए। फिर जैव उर्वरक कौन सा है गेहूं का, बोलो एजेटो बेटर। एक ही सिंचाई उपलब्ध है तो कौन सी अवस्था, बोलो CR। टोटल सिंचाई की अवस्थाएं कितनी होती है, 6। सभी कितने दिनों के अंतराल में, 20-20 दिनों के। कितने, 20-20 दिनों के। याद क्या करने, पहला CRI याद हो जाएगा, लास्ट की याद रखना FMD। बीच में 2 ही तो याद करनी है, लेट टिल्डिंग और लेट ज्वाइंटिंग। 2 तो याद कर ही सकते हो शुरू के, CRI FMD। वो फुट एंड माउथ डिजीज पढ़ा होगा ना, वायरल डिजीज होता है वो वाला FMD, वो वाला। फिर देखो CRI, सी का मतलब क्या होता है बताया आपको, वो कैसे निकलता है।
एक सिंचाई, दो सिंचाई, तीन सिंचाई। खाद उर्वरक किताबों में लिख रखा है, मुख्यतः क्या याद रखना है, 4 2 1, 4 2 1, 100 से 120, 50 से 60, 30 से 40। अब ऐसे करेंगे किताबों में तो कई जगह माता बच्ची होगी, तो सीधी सी बात है, ठीक है। फिर देखो नाइट्रोजन आदि देते हैं, कारण क्या होता है, क्योंकि नाइट्रोजन की क्या होती है, हानि होती है, तो हानि को कम करने के लिए नाइट्रोजन को क्या देते हैं, आधा आधा। फिर देखो गेहूं का नकलची खरपतवार पूछे तो क्या बताओगे, गेहूं सा, गेहूं का मामा, गुल्ली, डंडा, फेल्विस माइनस 2 ग्राम टेस्ट वेट होता है, और इसकी जो क्राउन वाला भाग होता है वो कैसा होता है, गुलाबी रंग का। किस रंग का, गुलाबी। आपत्तिजनक पूछे तो हिरणखुरी, और पूछे निरपेक्ष तो बथुआ, बथुआ को काम में लेते हैं सब्जी बनाने। खरपतवार नाशी प्रबंधन पूछे तो 2,4-D किसके लिए काम में लेते हैं, छोटी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए काम में लेते हैं। मेट सल्फ्यूरॉन किसके लिए काम में लेते हैं, छोटी पत्ती वाले। आइसोप्रोट्यूरॉन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये गेहूं के नियंत्रण के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखो सल्फोसल्फ्यूरॉन सकड़ी पत्ती, पेंडिमेथाइलिन सकड़ी पत्ती। अर्जुन में क्या नहीं डालना चाहिए कभी भी, 2,4-D। अर्जुन में क्या नहीं डालना चाहिए कभी भी, 2,4-D। अर्जुन का अन्य नाम बता दो, SD 2009। गेहूं और गेहूंसा में अंतर देखा तो गेहूं की जो क्राउन वाला भाग, ये जड़ नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, क्राउन वाला भाग जो आएगा कैसा होगा बोलो, सफेद, जबकि गेहूंसा का कैसा होगा, गुलाबी। गेहूंसा का याद रखना है, गेहूं का नहीं पूछेगा, किसका पूछेगा, गेहूंसा। गेहूंसा मतलब गेहूं का मामा, फेल्विस माइनर, नकलची खरपतवार। आपत्तिजनक याद रखना कौन सा है बोलो, कौन सा है, हिरणकुरी। आपत्तिजनक कौन सा है, हिरणकुरी, बड़ा याद रखना इंपोर्टेंट। ओरिकल वाला भाग बताया था कि वो जॉइंटिंग स्टेज होती है ना, जो पत्ती और अपने तने के बीच वाली, वो वाला जो एक प्रकार की वो क्रॉस संरचना बनी रहती है, उसे कहते हैं ओरिकल। तो गेहूं में ओरिकल तो होता है, परंतु इसमें ओरिकल नहीं होता। गेहूं के अंदर कल्ले फूटते, गेहूं के अंदर कल्ले फूटते, जबकि इसके अंदर शाखाएं होती है। बड़ा इंपोर्टेंट बता रहा हूं, याद रखना। अनाज वाली फसलों के अंदर कभी भी शाखाएं नहीं फूटती। जैसे आपने ने देखा होगा दालों के अंदर तो शाखाएं निकलती है, प्राथमिक शाखा, दूध, द्वितीय शाखा। गेहूं के मतलब गेहूं के अंदर देखो, जौ के अंदर देखो, जई के अंदर देखो, चावल के अंदर देखो, क्या शाखाएं फूटती है, नहीं। केवल और केवल एक ही चलती है, उसके बीच में आइडोसाइडो में क्या आती है, उसकी पत्तियां आती है, हमेशा याद रखना। जबकि इधर गेहूंसा के अंदर तो शाखा है, गेहूंसा का कभी देखा है क्या आपने, अरे खूब सारे गेहूंसा, इसमें क्या शाखाएं फूट जाती। फिर देखो 40 ग्राम तो गेहूं का होता है, इधर क्या होती है बोलो, 2 ग्राम। तो आज का अपन ने इतना ही पढ़ा, देखो ऑनलाइन वालों के लिए रिवाइज भी करा दिया, तो हो जाते हैं कभी कभी, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। देखो क्योंकि कई बार होता है तो सर देखते हैं, अक्सर हो जाता है क्लास में, तो ज्यादा तो कुछ पढ़ाया नहीं। चल बाकी की क्लास करेंगे अपन कल, क्योंकि आज की इतनी काफी है वैसे तो ये। चलो ये एक ही क्लास थी, 20 मिनट तो अपने इधर ही हो गए, बाकी गेहूं कंप्लीट ही हो जाता वैसे तो, है ना। और ये देखो एक बात बताऊं मैं आपको, सुनो मेरी बात। एक तो डेली नोट्स लेके बैठा करो, डेली नोट्स लेके बैठना, और कोशिश करना कि इनको रोजाना आप किताब में उतार लो, मतलब कॉपी में उतार लो। बाकी